इंडियन क्लासिकल डांस एटलस। और सच कहूँ तो इसका पहला पन्ना ही किसी तिलिस्म से कम नहीं है। बिल्कुल। उस पहले पन्ने के जो विजुअल्स हैं, मतलब उसकी रूपरेखा अपने आप में एक पूरा विमर्श खड़ा करती है। हाँ, उसमें एक बहुत ही विशाल और बारीक रंगों वाला मंडला आर्ट बना हुआ है। उस मंडला के भीतर हाथों की जटिल मुद्राएं हैं, बीच बीच में घुंघरू बने हैं जो मानो कागज पर भी खनकते हुए महसूस होते हैं। बिल्कुल। ये देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल कुछ पन्ने पलटने की बात नहीं है। ये तो संस्कृति की गहराइयों को समझने का एक पूरा सफर है। और इसीलिए इस एटलस पर चर्चा करना बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। मतलब मैं इस पीडीएफ में शामिल हर एक चित्र और शब्द को विस्तार से समझाऊंगी। हम एक व्यापक समझ के लिए हर एक पहलू से व्यक्तिगत रूप से गुजरेंगे। एकदम सही। और ये एटलस इसलिए भी खास है क्योंकि ये विजुअल मेमोरी यानी देखकर याद रखने की तकनीक पर आधारित है। मतलब जब जानकारी चित्र या कहानी बनकर सामने आती है तो वो दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। सही कहा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी भी इमारत को समझने से पहले उसकी नींव देखनी होती है। बिल्कुल। इस एटलस का दूसरा पन्ना सीधे समय के पहिए को पीछे घुमाता है। वहां एक पुरानी पांडुलिपि का चित्र है। उस पर लिखा है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसे 5वां वेद भी कहा गया है। नाट्यशास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक तुलना आई। क्या ये नाट्यशास्त्र आज के समय के किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। या फिर किसी देश के संविधान जैसा? बिल्कुल। दस्तावेज में साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि नाट्यशास्त्र कोई साधारण नियम पुस्तिका नहीं है। मतलब ये सिर्फ परफॉर्म करने का मैनुअल नहीं है? नहीं। जब हम इसे संविधान कहते हैं तो इसका अर्थ है कि यह मंच की हर एक गतिविधि को दिशा देता है। मतलब ये केवल ये नहीं बताता कि नर्तक के पैर कैसे घूमेंगे। अच्छा, तो और क्या-क्या तय करता है ये? ये भी तय करता है कि मंच की वास्तुकला कैसी होगी, चेहरे के भाव या रस कैसे उत्पन्न होंगे, और सबसे दिलचस्प बात, कलाकार और दर्शक के बीच ऊर्जा का लेन देन कैसे होगा। अरे वाह! हाँ, ये पूरे भारतीय शास्त्रीय कला जगत का मूल सोर्स कोड है। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसी पन्ने पर एक ऐसा चित्र है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले का ध्यान तुरंत खींच लेगा। आप उस तराजू वाले चित्र की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक तराजू बना हुआ है और उसके ठीक नीचे चटक लाल रंग में लिखा है एग्जाम ट्रैप, मतलब परीक्षा का जाल। ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है इस पीडीएफ का। ये नृत्यों की संख्या का नंबर गेम क्या है? एक ही देश में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या को लेकर इतना बड़ा भ्रम क्यों है? यहीं पर एटलस की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। वो तराजू प्रशासनिक कागजों की उलझन को दर्शाता है। उलझन? कैसी उलझन? अगर सवाल ये हो कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो सरकारी संस्था संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ये संख्या 8 है। 8 नृत्य, ठीक है। हाँ, और परीक्षाओं के लिए यही 8 का आंकड़ा सही माना जाता है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय एक और नृत्य को इस सूची में शामिल करता है। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये संख्या 9 हो जाती है। अब यहाँ हमें किसी एक पक्ष में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि दस्तावेज क्या कहता है। अच्छा, इसीलिए वो तराजू बना है, ताकि कोई भी इस नंबर गेम के जाल में ना फंसे और दोनों पक्षों की जानकारी रहे। बिल्कुल। एटलस ने इस विरोधाभास को इसीलिए इतनी स्पष्टता से उकेरा है। ये तो वाकई परीक्षा की कूटनीति है। खैर, अब इस नींव से आगे बढ़ते हुए उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं को समझते हैं। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य से, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। एटलस में इसके साथ जो चित्र दिया गया है वो बहुत ऊर्जावान है। वो नर्तकी और आग वाला चित्र है ना? हाँ, एक नर्तकी है और उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं। इसे अग्नि का स्वरूप कहा गया है। आग को हमेशा से पवित्रता, प्रचंड ऊर्जा और मतलब परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। भरतनाट्यम की गतियों को अगर बारीकी से देखा जाए तो वे आग की लपटों की तरह ही स्पष्ट और तेज होती है, और आसमान की ओर उठने वाली भी। बिल्कुल। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। मूल रूप से इसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता था। अच्छा, इसीलिए दस्तावेज में इसे सादिर या दासी अट्टम भी कहा गया है। हाँ, वही इसके पुराने नाम है।
यहाँ मुझे एक तकनीकी शब्द ने बहुत चौंकाया। शब्द है एकाहार्य। एकाहार्य, ये बहुत ही मुश्किल तकनीक है। इसके अनुसार एक ही कलाकार बिना अपनी वेशभूषा या कॉस्ट्यूम बदले पूरी कहानी के सारे किरदार निभा लेता है। हाँ, मतलब मंच पर कोई सेट नहीं होता, कोई दूसरा कलाकार नहीं होता। एक ही इंसान पल भर में क्रूर राक्षस बन जाता है और अगले ही पल करुणा से भरा कोई देवता। ये मानसिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होगा। यही भरतनाट्यम की आध्यात्मिक और तकनीकी पराकाष्ठा है। इसके लिए कलाकार को अपनी चेतना पर असाधारण नियंत्रण चाहिए होता है। सच में? एटलस में इसके प्रदर्शन के क्रम को भी बहुत सटीकता से बताया गया है। प्रस्तुति की शुरुआत अलारीपू से होती है। अलारीपू? इसका क्या मतलब है? ये ईश्वर और दर्शकों का आवाहन करने के लिए होता है और साथ ही शरीर का वार्म अप भी है। अच्छा, और इसका अंत कैसे होता है? ये प्रस्तुति अपने चरम या क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तिल्लाना के साथ, जहां पैरों की गति यानी फुटवर्क सबसे अधिक तेज और जटिल हो जाता है। और अब बारी आती है उस चीज की जिसने इस एटलस को खास बनाया है, PYQ ट्रिक। हाँ, वो ट्रिक्स बहुत ही क्रिएटिव हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों को याद रखने का वाक्य देखिए, भारत में सुबह सुबह पग छुए जाते हैं। इसका मतलब है पद्मा सुब्रमण्यम। बहुत बढ़िया तरीका है ये। मनी नहीं रुकती, मतलब रुक्मिणी देवी। और जयंती पर माला पहनाते हैं, यानी विजयंती माला। सुनने में ये वाक्य भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग अमूर्त तथ्यों के मुकाबले ऐसी अटपटी कहानियों को कई गुना तेजी से याद रखता है। बिल्कुल, ये स्मृति विज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग है। तो भरतनाट्यम की उस मंदिर वाली सख्त और विशुद्ध आध्यात्मिक दुनिया से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या कला हमेशा इतनी ही अपरिवर्तनीय रहती है? मतलब उसमें बदलाव नहीं आते? इसका जवाब एटलस हमें उत्तर प्रदेश के कत्थक में देता है। हाँ, कत्थक की कहानी बिल्कुल अलग है। कत्थक का जो चित्र यहाँ है, उसमें एक नर्तकी गोल गोल घूम रही है, जैसे 30 घुमावदार चक्कर एक साथ ले रही हो। और उसके पैरों में सैकड़ों घुंघरू बंधी हैं। हाँ, और इसे कहानी कहने वालों का नृत्य कहा गया है। इसमें एक प्रक्रिया का जिक्र है, पढ़ंत। पढ़ंत कत्थक की धड़कन है। मतलब पहले मुंह से लय के बोल पढ़ना और फिर बिल्कुल उसी गणित को पैरों की थाप से जमीन पर उतारना। बिल्कुल, ये संगीत और जटिल गणित का एक लाइव प्रदर्शन है। कलाकार पहले दर्शकों को उस लय के बारे में बताता है और फिर घुंघरुओं के जरिए ये सिद्ध करता है कि उसका शरीर उस गणित के पूर्ण नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ मुझे एक ऐतिहासिक उलझन दिखाई देती है। कैसी उलझन? देखिए, भरतनाट्यम पूरी तरह से मंदिरों की देन है। वहीं कत्थक के बारे में दस्तावेज कहता है कि इसमें सलाम और आदाब जैसी मुद्राएं शामिल हैं। हाँ, ये मुगल दरबारों का प्रभाव है। तो मेरा सवाल यही है कि एक विशुद्ध हिंदू आध्यात्मिक परंपरा और मुगल दरबार की संस्कृति, ये दोनों एक ही शास्त्रीय कला के भीतर कैसे समाहित हो गए? ये कला के लचीलेपन का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। कथक की शुरुआत भी मंदिरों में कथावाचकों द्वारा ही हुई थी, जो महाकाव्यों की कहानियां सुनाते थे। हाँ, लेकिन जब राजनीतिक सत्ता बदली और मुगल आए तो कला को संरक्षण की जरूरत पड़ी। मतलब खुद को बचाने की जरूरत थी। बिल्कुल, खुद को जीवित रखने के लिए इन कलाकारों ने अपनी कला में दरबारी सौंदर्य शास्त्र को शामिल कर लिया, जैसे तेज चक्कर, फारसी वेशभूषा और सलामी। वाव! कला कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहती नदी है जो अपना रास्ता तलाश लेती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इसीलिए इसे 3 प्रमुख घरानों लखनऊ, जयपुर और बनारस ने सदियों तक सहेज कर रखा। ये तो सर्वाइवल की बहुत बड़ी कहानी है। और इसकी PYQ ट्रिक भी दरबारी अंदाज लिए हुए। हाँ, वो ट्रिक क्या है? कथा किसको पसंद है? महाराज को। तंबू में, तंबू मतलब शंभू महाराज। लच्छेदार कथा यानी लच्छू या अच्छन महाराज। सुनकर सितारे बुलंद होते हैं, मतलब सितारा देवी। ये तो दिमाग में छप जाने वाला है। बिल्कुल। अब उत्तर भारत के इस दरबारी माहौल से आगे बढ़ते हैं। एटलस का अगला पड़ाव हमें वापस दक्षिण में केरल के रहस्यमयी जंगलों और घाटियों की ओर ले जाता है। केरल सच में कलाओं का एक अनूठा केंद्र है। यहाँ का रंगमंच बिल्कुल अलग ही दुनिया है। हाँ, यहाँ कथकली का जो विवरण है वो इसे केवल एक नृत्य नहीं
बल्कि एक पूर्ण रंगमंच के रूप में स्थापित करता है। और कथकली का चित्र ही इतना भव्य है पीटीएफ में। बिल्कुल, भारी भरकम मेकअप वाला एक चेहरा जो किसी साधारण इंसान का नहीं लगता। इसे आकाश तत्व से जोड़ा गया है। और मंच की सेटिंग भी बहुत खास होती है। हाँ, इसे पारंपरिक कुटियट्टम थिएटर में किया जाता है, जिसकी शुरुआत केलीकूतु नाम के तेज ढोल वादन से होती है। और इसकी भाषा भी आम नहीं है। सही कहा, ये मणिप्रवालम है, जो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। लेकिन इस हिस्से में जो चीज सबसे अधिक गहराई लिए हुए है वो है रंगों का जादू। मतलब उसकी पूरी पैलेट या रंग पट्टी का। हाँ, इसमें 5 रंगों का विस्तार से अर्थ बताया गया है। हरा रंग, जिसे पचा कहते हैं, वो देवत्व का प्रतीक है, जैसे राम या कृष्ण। और लाल रंग? लाल यानी कत्थी, वो राजसी तो है लेकिन उसमें बुराई भी है, जैसे रावण। इन रंगों के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। उस दौर के बारे में सोचिए जब बिजली नहीं होती थी। हाँ, मंच पर केवल तेल के बड़े बड़े दिए जलते थे। बिल्कुल। उस टिमटिमाती रोशनी में जब कोई कलाकार मंच पर आता था तो दर्शकों को उसके संवाद सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, तो वो समझते कैसे थे? चेहरे का रंग देखकर ही चरित्र का पूरा मनोवैज्ञानिक खाका दिमाग में बन जाता था। दस्तावेज बताता है कि काला रंग, जिसे कारी कहते हैं, पूर्ण अंधकार या आदिम बुराई का प्रतीक है। बाप रे। और सफेद या थाड़ी हनुमान जी जैसी उच्च चेतना को दर्शाता है। पीला रंग यानी मिनुक्कू, वो शांत स्वभाव वाली महिलाओं या संतों के लिए आरक्षित है। ये तो एक तरह की पूरी विजुअल कोडिंग है। हाँ, एकदम। और कथकली से जुड़े कलाकारों की ट्रिक है, गली में रागिनी गाई जाती, गली में रेत पर खेलना। मतलब रागिनी देवी और रीता गांगुली। कथकली और गली की ये तुकबंदी बहुत सटीक बैठती है ना? लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो एक कॉन्ट्रास्ट है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? कि एक ही राज्य यानी केरल की मिट्टी ने कथकली जैसा इतना भारी, आक्रामक और देवताओं दानवों के युद्ध वाला नृत्य पैदा किया, और उसी राज्य ने मोहिनी अट्टम जैसा बेहद शांत और सम्मोहक नृत्य भी दुनिया को दिया। मतलब दोनों एक ही जगह से कैसे? यही भारतीय दर्शन का मूल है, शिव और शक्ति, या तांडव और लास्य का संतुलन। अच्छा। मोहिनी अट्टम को एटलस में जादूगरनी का सौम्य नृत्य कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए जो मोहिनी अवतार लिया था, हाँ, ये उसी का प्रतीक है। बिल्कुल। जहां कथकली में युद्ध है, मोहिनी अट्टम में सम्मोहन की शक्ति है। चित्र में भी एक महिला नर्तकी को बहुत ही सौम्य और गोलाकार गतियों में, सर्कुलर मूवमेंट्स में दर्शाया गया है। और उसकी वेशभूषा भी तो कथकली के एकदम विपरीत है। हाँ, सुनहरे बॉर्डर वाली बेहद सादी और खूबसूरत सफेद कसाऊ साड़ी। एटलस में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि नारायण नुम्बुदरी के प्राचीन ग्रंथ व्यवहार माला में भी इसका जिक्र है। सफेद रंग और सुनहरी किनारी पवित्रता और शांति को दर्शाते हैं। मोहिनी अट्टम में कोई भी गति सीधी या झटकेदार नहीं होती। मतलब सब कुछ बहुत स्मूथ होता है। हाँ, इसके मूवमेंट्स केरल के ताड़ के पेड़ों की तरह हवा में लहराते हुए महसूस होते हैं। ये उस स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो आक्रामकता को शांत करती है। क्या बात है। संतुलन की इस चर्चा को अगर भौगोलिक रूप से आगे बढ़ाएं तो एटलस हमें भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर ले जाता है। यानी हम आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। जी। कुचिपुड़ी नृत्य। इसकी कहानी एक गांव से शुरू होती है, जिसका नाम ही कुचिपुड़ी था। इसे गुरु सिद्धेंद्र योगी ने आकार दिया, जिनकी रचना भामा कलापम बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसे केवल पुरुष करते थे, जिन्हें भागवतुल्लू कहा जाता था। और कुचिपुड़ी की जिस तकनीक का जिक्र एटलस में सबसे प्रमुखता से है, वो है तरंगम। हाँ, तरंगम ये तकनीक अपने आप में इंसान की क्षमताओं का चमत्कार लगती है। बिल्कुल। उस चित्र को देखकर ही अचंभा होता है। हाँ, एक नर्तकी पीतल की तश्तरी मतलब ब्रास प्लेट के किनारों पर अपने पैर टिकाए हुए है और उसके सर पर पानी से भरा कलश रखा है। और चित्र की चारों ओर चमकते हुए तीर बने हैं, जिन पर लिखा है सेंस या छठी इंद्री। पास ही एक मेंढक का भी चित्र है जो मंडू का शब्दम की कहानी का प्रतीक है। ये तरंगम तो आज के दौर के मल्टीटास्किंग का चरम रूप लगता है ना? इसे केवल मल्टीटास्किंग कहना, इसके दर्शन को थोड़ा कम आंकना होगा। अच्छा, तो इसके पीछे क्या दर्शन है? इसके पीछे बहुत गहरा प्रतीकात्मक छिपा है।
वो जो पीतल की तस्तरी है ना, वो इस भौतिक दुनिया का प्रतीक है। नर्तक उस तश्तरी पर संतुलन बनाता है, जिसका अर्थ है कि वो इस सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य निभा रहा है। और वो सिर पर रखा पानी का कलश, वो उसकी चेतना का प्रतीक है, जो पूरी तरह से स्थिर है और ईश्वर की ओर केंद्रित है। अरे वाह! बाहर चाहे जितनी भी तेज गति से नृत्य हो रहा हो, भीतर की चेतना से एक बूंद पानी नहीं छलकना चाहिए। ये भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। इस बाहरी संतुलन से जब हम आंतरिक एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं, तो एटलस का सफर हमें पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में ले जाता है। मणिपुरी नृत्य की तरफ? बिल्कुल, ये वही नृत्य है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। एटलस में एक लाल रंग का क्रॉस बना हुआ है एक आंख पर, और लिखा है नो आई कॉन्टैक्ट नियम। हाँ, कलाकार दर्शकों से आंख नहीं मिलाते। ये नियम इसलिए है क्योंकि मणिपुरी नृत्य का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना कभी था ही नहीं। मतलब ये कोई प्रदर्शन नहीं है? नहीं, ये ईश्वर से की जाने वाली एक नितांत निजी प्रार्थना है। जब नर्तक अपनी आंखें नीचे रखता है तो वो मंच पर होते हुए भी अपनी आंतरिक दुनिया में होता है, जहां वो अपने इष्ट के साथ रास रचा रहा होता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान हजारों लोगों के बीच खड़े होकर भी एक गहरे ध्यान या मेडिटेशन में हो। वेशभूषा के मामले में भी ये बहुत अलग है। हाँ, महिलाओं की वो स्टिफ स्कर्ट, जिसे पोटलोई कहा जाता है, एकदम कड़क और बेलनाकार। दूसरी तरफ पुरुष हवा में हैरात अंगेज छलांगे लगाते हुए ढोल बजाते हैं, जिसे पुंगचोलम कहते हैं। सही। ये पूरा स्वरूप वैष्णव भक्ति, रासलीला, संकीर्तन और लाई हरोबा की परंपरा पर आधारित है। और वो जो छलांगे हैं और ढोल की जो गूंज है, वो उस परमानंद का प्रतीक है जो एक आत्मा को परमात्मा से जुड़ने पर महसूस होता है। बहुत ही दिव्य अनुभूति है ये। इसे याद रखने की ट्रिक भी देखिए। बिना मणि के जीवन गंभीर, यानी गंभीरा देवी। मणि हो तो जीत, मतलब सिंहजीत सिंह। मणि कमाना कला है, यानी कलावती देवी। ये शब्दों का खेल बहुत चतुराई भरा है ना? अब पूर्वोत्तर भारत की एक और गहरी परंपरा की तरफ चलते हैं, असम का सत्रिया नृत्य। सत्रिया की कहानी भारतीय कला इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। बिल्कुल। एटलस में यहाँ सत्र यानी मठों के भीतर नृत्य करते हुए भिक्षुओं का चित्र उकेरा गया है। 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा इसे शुरू किया गया था। और सदियों तक इसे केवल पुरुष भिक्षु ही करते थे। हाँ, जिन्हें भोकट्स कहा जाता था। इसका संगीत बोरगीत है और शारीरिक ट्रेनिंग को माटी अखोरा कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान एक कैलेंडर का चित्र खींचता है। ओहो, वो कैलेंडर जिस पर लाल स्याही से साल 2000 को घेरा गया है, और साथ में एक PYQ अलर्ट का निशान भी है। हाँ, तो ये 2000 का क्या मतलब है? ये अलर्ट एक बहुत बड़े ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाता है। सत्रिया नृत्य की परंपरा 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 500 साल? हाँ, लेकिन इसे शास्त्रीय नृत्य का आधिकारिक दर्जा साल 2000 में जाकर मिला। इतना लंबा समय क्यों लग गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कला सदियों तक असम के मठों की ऊंची दीवारों के पीछे एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के रूप में महफूज थी। अच्छा, मतलब बाहरी दुनिया को इसका पता ही नहीं था? बिल्कुल, बाहरी दुनिया को इसकी शास्त्रीय गहराई का अंदाजा ही बहुत देर से हुआ। ये तो समय के साथ कला के उजागर होने की बात हुई, और फिर वो नौवा नृत्य आता है जिसे संस्कृति मंत्रालय मानता है छऊ। हाँ, छऊ, जिसे मार्शल आर्ट्स और सेमी क्लासिकल माना जाता है। एटलस में एक योद्धा का चित्र है जिसके हाथ में तलवार और ढाल है। चित्र के बैकग्राउंड में हथियारों के टकराने की आवाजें जैसे सूश और क्लैंग लिखी हैं। ये पूरी तरह से युद्ध कला से प्रेरित है। और इसे 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जगह मिली थी। छऊ की सबसे बड़ी खासियत इसके 3 अलग-अलग प्रकार हैं, और एटलस ने इनके बीच के अंतर को बहुत बारीकी से समझाया है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा से है, सरायकेला छऊ, जो झारखंड से है, और पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल से है। अच्छा। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि मयूरभंज छऊ में मास्क या मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा क्यों? बाकी दोनों शैलियों में मास्क है तो मयूरभंज में क्यों नहीं?
क्योंकि जब कलाकार चेहरे पर भारी मास्क पहनता है हाँ। तो उसकी देखने की क्षमता और सांस लेने की प्रक्रिया सीमित हो जाती है। हाँ, ये तो है। ऐसे में पूरा जोर शरीर की भाषा पर आ जाता है। हम्म। मयूरभंज शैली में चूंकि मास्क नहीं होता, इसलिए कलाकार अधिक आजादी के साथ हवा में कलाबाजियां खा सकता है। और अपने चेहरे के भावों का इस्तेमाल भी कर सकता होगा। बिल्कुल, ये शारीरिक क्षमता की एक अलग ही परीक्षा है। अब जब हम लगभग सभी नृत्यों की गहराइयों को छू चुके हैं, तो एटलस के आखिरी पन्ने पर एक मास्टर टेबल दी गई है। एग्जाम के आखिरी मिनट के रिवीजन के लिए। हाँ, और इसी टेबल में एक छुपा हुआ खजाना मिलता है। ओडिसी नृत्य। बिल्कुल। पूरे पीडीएफ में कहीं भी ओडिशी का अलग से अध्याय नहीं था, लेकिन इस टेबल में वो खामोशी से अपनी जगह बनाए हुआ है। ये जानकारी को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। जो चीज़ आखिर में एक रहस्य की तरह सामने आती है, वो सबसे ज्यादा याद रहती है। टेबल में ओडिसी को ओडिशा राज्य से जोड़ा गया है और इसका मूल तत्व बताया गया है जल तत्व। और इसकी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है त्रिभंगम मुद्रा, जहां नर्तक का शरीर 3 जगहों यानी सिर, धड़ और पैरों से एक विशेष कोण पर मुड़ता है। इसे जल तत्व इसलिए कहा गया होगा क्योंकि इसमें पानी की लहरों जैसी निरंतरता और बहाव है। ये टेबल वास्तव में एक ब्रह्मास्त्र है। कैसे? इसमें अग्नि यानी भरतनाट्यम, आकाश मतलब कथकली और जल जो कि ओडिसी है, सबको संक्षेप में एक ही जगह समेट दिया गया है। और उस टेबल के ठीक नीचे वो चेतावनी दोबारा लिखी गई है। कौन सी चेतावनी? वही कि हमेशा याद रखें, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार उत्तर 8 है, ताकि वो एग्जाम ट्रैप किसी भी स्थिति में दिमाग से ना निकले। ये बहुत जरूरी रिमाइंडर है। और आखिर में भारत का वो विशाल नक्शा है जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर नृत्य को उसके राज्य के अनुसार सजाया गया है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता की धड़कती हुई तस्वीर है। सही कहा। भरतनाट्यम की प्रचंड आग से लेकर असम के मठों की गहरी शांति तक सब कुछ इस एक एटलस में समाया हुआ है। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।